गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थाट का भाग 2। पहले भाग में हमने थाट की परिभाषा क्या होती है हमने पढ़ा कि स्वरों के मेल को थाट कहते हैं जिनमें राग उत्पन्न करने की शक्ति होती है। और थाट कितने होते हैं? 10 थाट होते हैं। उन 10 थाटों के बारे में हमने पढ़ा कि कौन से थाट में कौन से स्वर लगते हैं। अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे थाट के नियम क्या हैं और थाट के लक्षण, नियम अथवा लक्षण क्या हैं और थाट और राग की तुलना कैसे की जा सकती है। तो थाट के नियम में सबसे पहला नियम है कि थाट में 7 स्वरों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थाट से ही रागों की उत्पत्ति होती है। और कुछ राग ऐसे होते हैं जिनमें 7 स्वर होते हैं। यदि थाट में 7 स्वर नहीं होंगे तो संपूर्ण जाति के राग उत्पन्न नहीं होंगे। तो इसलिए 7 स्वरों का होना तो बहुत आवश्यक है। अब 7 स्वर तो हो गए, लेकिन अब इन स्वरों का क्रम अनुसार होना भी जरूरी है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये क्रम से हैं स्वर। अगर हम कहें सा गा रे मा पा नी धा सा, ये क्रम अनुसार नहीं है। तो इसलिए थाट में स्वरों का क्रम अनुसार होना जरूरी है। फिर वो कहते हैं कि थाट की उत्पत्ति सप्तक के 7 शुद्ध और 5 विकृत 12 स्वरों से किन्हीं 7 स्वरों को लेकर होती है। हमने पहले पढ़ा ना, स्वरों में हमने पढ़ा कि शुद्ध और विकृत मिलाकर 12 स्वर होते हैं। और फिर सप्तक में जो है इन शुद्ध और विकृत सभी स्वरों का प्रयोग होता है। तो उसने कहा है कि इनमें से, इन 12 स्वरों में से किन्हीं 7 स्वरों को लेकर ही थाट उत्पन्न होता है। अब थाट में केवल आरोह होता है। जैसे राग में हमने पढ़ा आरोह अवरोह दोनों होते हैं। अभी हम राग करेंगे जब, उसमें हम आरोह अवरोह गाएंगे भी। थाट संपूर्ण होता है, इसलिए आरोह से ही पहचाना जाता है। थाट गाया बजाया नहीं जाता। रागों को हम गाते हैं, बजाते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन थाट कभी भी गाया बजाया नहीं जाता। इसलिए इसमें रंजकता होना कोई आवश्यक नहीं होता, क्योंकि ये ना तो गाया जा सकता है ना हम इसको सुनते हैं। तो इसलिए इसमें रंजकता का होना आवश्यक नहीं होता। थाट का नामकरण उससे उत्पन्न किसी प्रसिद्ध राग के नाम पर होता है। अब जैसे राग भैरव है, राग भैरव का थाट भी राग भैरव ही है और राग का नाम भी भैरव ही है। थाट से राग की उत्पत्ति होती है, इसलिए थाट को राग का जनक या पिता भी कहा जा सकता है, क्योंकि थाट में से ही राग निकलता है। थाट में स्वरों के क्रमानुसार होने से एक ही स्वर के 2 रूप एक दूसरे के बाद आ सकते हैं, क्योंकि वो क्रम अनुसार होते हैं। अब थाट में वादी संवादी स्वर नहीं होते, क्योंकि थाट हमने कहा कि गाए बजाए नहीं जाते। राग में वादी संवादी होते हैं, क्योंकि राग में हम स्वरों को गाते बजाते हैं। थाट और राग की तुलना, इस तुलना से हम जानेंगे कि थाट और राग में क्या अंतर रहता है। अब थाट से रागों की उत्पत्ति होती है, इसलिए थाट को राग का जनक कहते हैं। थाट हमेशा संपूर्ण होता है, किंतु राग का संपूर्ण होना आवश्यक नहीं। राग हम करेंगे, कोई संपूर्ण जाति का राग है, कोई षाडव संपूर्ण जाति का राग है, कोई औडव संपूर्ण जाति का राग है। जाति हमने पढ़ी है पिछले टॉपिक में कि जिस राग में 6 स्वर लगते हैं वो षाडव जाति का राग है, जिसमें 5 स्वर लगते हैं वो औडव जाति का राग है। ठीक है, तो इसलिए थाट तो सदा संपूर्ण होता है, लेकिन राग में संपूर्ण होना वो आवश्यक नहीं होता। थाट की केवल एक ही जाति होती है संपूर्ण, किंतु राग की कितनी जातियां हमने पढ़ी? 9 जातियां पढ़ी हमने। अब उन जातियों का वर्णन तो विस्तार पूर्वक मैं नहीं करूंगी, क्योंकि हमने जाति वाले टॉपिक में पढ़ा है कि राग की 9 जातियां कैसे होती हैं। लेकिन थाट में निश्चित है कि केवल एक ही जाति होगी और वो संपूर्ण। थाट कभी भी गाया नहीं जाता, राग गाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। अब क्योंकि ये गाया नहीं जाता, इसलिए थाट में रंजकता होना आवश्यक नहीं है, लेकिन राग गाया जाता है तो उसका रंजकता उसमें बहुत आवश्यक है। थाट में आरोह अवरोह दोनों जरूरी हैं, लेकिन आरोह अवरोह दोनों जरूरी नहीं है। थाट में केवल आरोह का होना आवश्यक है, लेकिन राग में दोनों का होना आवश्यक होता है।
थाट में वाद्य समाधि गायन समय पकड़ आदि की आवश्यकताएं नहीं होती क्योंकि ये गाए बजाए नहीं जाती, लेकिन रागों को गाने के कारण इनमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमेशा रहती है। थाट में सातों स्वर क्रम अनुसार होने चाहिए, लेकिन रागों में ऐसा कोई बंधन नहीं होता कि क्रम अनुसार ही हम स्वर गाएंगे, राग की आवश्यकता पर निर्भर करता है। थाटों का नामकरण उनसे उत्पन्न माने गए प्रसिद्ध रागों के आधार पर हुआ है, किंतु रागों का नामकरण स्वतंत्र रूप से हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। अब अंतिम जो अंतर उसने बताया है कि थाट रस से रहित होता है। स्वाभाविक है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि थाट गाए बजाए नहीं जाते, उसमें रंजकता नहीं इसलिए होती, तो इसलिए उसमें रस की उत्पत्ति भी कोई आवश्यक है ही नहीं, वो रस से रहित ही होगा। जो चीज़ गाई बजाई नहीं जा रही, जो हमारे सुनने के लिए नहीं है, तो उसमें रस का होना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन राग जो हैं, अलग अलग राग हमें अलग अलग रस की अनुभूति करवाते हैं। कोई चंचल प्रकृति का राग है, कोई गंभीर प्रकृति का राग है, तो उस राग की प्रकृति के अनुसार ही हमारे मन अथवा चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो किसी न किसी रस की हमें आवश्यक अनुभूति होती है। कभी श्रृंगार रस की अनुभूति होती है, कभी करुण रस की होती है, किसी राग को सुनने से वीर रस की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न रागों से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रसों की अनुभूति होती है, लेकिन थाट रस से सदैव रहित होता है। तो ये हमने थाट के नियम और थाट और राग में क्या अंतर है, इस भाग में हमने इसको विस्तृत रूप से जाना। दैट्स ऑल।